फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं आजकल आपके यूपीएचईएससी से संबंधित जो आपके समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट्स हैं वो करा रही हूँ, और साथ ही मैं आपकी जो पूरा सिलेबस है, स्टडी मटेरियल है, जितना भी आपका यूनिट 1 से 6 तक, वो भी मैं करा रही हूँ। तो देखिए, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। वर्तमान में मॉर्निंग में मेरी आजकल आईसीटी यानी आपका जो थर्ड यूनिट जो है उससे संबंधित आपके वीडियोस आ रहे हैं। तो देखिए, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, और एंड्रॉयड है क्या? तो देखिए, मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बताती हूँ आपको। एंड्रॉयड क्या है? तो ये देखिएगा, ये है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, आपको पता है कि एंड्रॉयड जो होता है वो हमारे जो आजकल फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो उनका जो ऑपरेशन सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपका एंड्रॉयड बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो देखिए, एंड्रॉयड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गूगल द्वारा विकसित ये एक ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये स्मार्टफोन, टैबलेट्स और टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो आपका एंड्रॉयड सिस्टम है, इसको आप क्या करते हैं कि इसको आप, ये एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको आप स्मार्टफोन पर, टैबलेट पर या टच स्क्रीन वाले जो आपके मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उन पर आप इसको चलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो हमारा सेकंड प्रश्न है वो है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? यानी किसी भी वेबसाइट पर जब आप पहला पन्ना देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रे पृष्ठ, यानी कि आपका होम पेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? होम पेज। ठीक है, और इसी पन्ने से यानी इसी होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। आगे देखिएगा, देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया है? तो ये दिया है गोविंद राजन पद्मनाभन। किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, पेंटोन गटान शिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है कहाँ की? थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पेंटोन शिनावात्रा बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? यानी कि बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पादप और जंतु, पादप यानी पेड़ पौधे, और आपके जब जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, ये इनकी अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? आपका जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, आप बता सकते हैं मुझे, हम बायोडाइवर्सिटी इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये हम कब मनाते हैं? तो देखिए, जो आपका बायोडाइवर्सिटी डे है वो हम मनाते हैं कब? 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को। अच्छा, ये बताइए, वेटलैंड्स डे हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अच्छा, इसके साथ ही 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस। और 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो देखिएगा, इसमें जो है आपका जस्ता, निकेल, तांबा और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, इनमें से जो आपका जल प्रदूषक की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें वर्ड्स पकड़ने हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है? ये वायु प्रदूषक है, ना कि जल प्रदूषक। ठीक है, जबकि जस्ता, निकेल और तांबा ये सब क्या है? ये आपके जल प्रदूषक हैं। ठीक है, और देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये वायु प्रदूषक है ना। हालांकि वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, अम्ल वर्षा द्वारा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? यानी अम्ल वर्षा जो है वो किस वजह से होती है, किस पर्यावरण में किस प्रदूषण के कारण होती है? तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर
डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इनकी वजह से जो है आपकी एसिड रेन होती है। देखिए, अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जो जल है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। और जल की वर्षा को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि N2O, है ना, और आपका नाइट्रोजन हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, N2O, ठीक है, सॉरी NO2, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे NO2, ये सभी जो हैं आपके अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन से, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रस डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका जो है किसके लिए जिम्मेदार हैं, ये आपके अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सही सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं ना, तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये आपका हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही, ये आपका हाथियों के लिए ही प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये आपका हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, ये गलत है आपका, क्योंकि देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका सबसे पहले तो देखिए कहाँ पर है, ये आपका केरला में है, ठीक है, और यह भी आपका हाथियों के लिए ही प्रसिद्ध है। और देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये भी आपका हाथियों के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है, ये आपका हाथियों के लिए फेमस है और ये आपका कहाँ पर है, ये आपका असम में है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए, बिल्कुल सही, ये टाइगर्स के लिए फेमस है और ये आपका यूपी में है। अच्छा, अब ये बताइए, इसमें एक हंगुल बचा, तो फिर ये क्या है, हंगुल। देखिए, हंगुल जो है वो एक हिरन होता है, क्या होता है, एक हिरन होता है, और हंगुल जो आपका हिरन है ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है हंगुल हिरन, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं पूछा था ना, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अभ्यारण्य यानी कि सैंक्चुरी राइनो के लिए जाना जाता है, तो देखिए, अभ्यारण्य या सैंक्चुरी जो राइनो के लिए जाना जाता है वो कौन सा है, तो वो है आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो है ये आपका राइनोज के लिए है ना, राइनो ये जो होते हैं उनके लिए, यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है ना, उसके लिए ये आपके फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है आपका, ये भी आपका कहाँ पर है, असम में, कहाँ पर है, असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिएगा, ये जो गिर है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है, ये आपका एशियन लाइन्स के लिए फेमस है। और आपका रणथंभौर ये आपका टाइगर्स के लिए फेमस है। और कार्बेट भी आपका, कार्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपका टाइगर्स के लिए फेमस है। रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान में है, और कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कार्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था वो कौन सा था, हेली नेशनल पार्क, कौन सा था, हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान में जो इसका नया नाम परिवर्तित हो गया है, मतलब पहले हेली नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क हुआ, और अब वर्तमान में इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं, तो इस प्रकार से 9th का जो है आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही, सल्तनत काल में, कौन से काल में, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो देखिए, दीवान ए अमीर को ही जो आपका विभाग था ये आपका किससे रिलेटेड था, कृषि से संबंधित था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि आपका सल्तनत काल का था, इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग, कौन सा, दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। और इस विभाग का जो कार्य था वो क्या था कि ये कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना चाहता था, ठीक है। और देखिए, किसने की थी, मैंने आपको भी बताया, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं,
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा था वो किसने कहा था? वो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने कहा था? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहा था महात्मा गांधी जी को, वो कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला जो हमारा प्रश्न है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, जो आपको महात्मा कहा था किसने? महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था यदि ये पूछ लिया जाए, तो ये कहा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको क्या कहा था? महात्मा कहा था। और यदि ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, तो देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन निर्वाचित हुए थे? तो वो आपके हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। ये आपके 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखिए, ये जो इनका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कौन सा? हरिपुरा, देखिए मैं लिख देती हूँ, हरिपुरा अधिवेशन। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, तो ये जो है आपका अधिवेशन, ये आपका फरवरी 1938 में हुआ था और इसमें निर्विरोध, है ना, अध्यक्ष चुने गए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और देखिए सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1929 में, जो 1929 वर्ष था उसमें भी ये अध्यक्ष चुने गए थे। और इसमें ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन कहलाता है। इसमें भी ये क्या चुने गए थे? ये चुने गए थे आपके अध्यक्ष, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अच्छा, ये बताइए उस समय यानी 1939 में इन्होंने किसको हराया था उस समय? तो देखिए उस समय इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। किसको? देखिएगा, पट्टाभी सीता रमैया को इन्होंने हराकर इसके ये अध्यक्ष बने थे। किसके? त्रिपुरी अधिवेशन के। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, और देखिए तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, पट्टाभी की हार मेरी हार है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको पूरा जो आपका हिस्ट्री वाला मटेरियल है ना, वो अगर देखना है आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में सब देख सकते हैं, आपको सारा मिल जाएगा। जो कि आपका UPHESC या आपका UPESSC जो आपका वर्तमान में आयोग का नया नाम है, उससे रिलेटेड आपका पूरा मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। और उसमें अभी यूनिट 3 चल रहा है और उसके बाद जो लास्ट आपका यूनिट बचेगा, यूनिट नंबर 6, वो आएगा। जबकि 1, 2 और आपका 4 और 5 यूनिट्स मैं पूरे कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगला देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिएगा सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है आपका प्रतिप्रदा किसे कहते हैं? जब किसी मंथ का पहला डे होता है तो हम उसको प्रतिप्रदा कहते हैं। तो देखिएगा सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका है सूरज, ठीक है, और ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा। तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, देखिए मैं लिख देती हूँ, सन, मून एंड द अर्थ, राइट। तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि जब ये बीच में आ जाता है तो पृथ्वी से जो है हम सूरज को नहीं देख पाते हैं, सूरज छुप जाता है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है? हमारा मून आ जाता है, जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसी दिन क्या होता है? इसी वक्त जो है आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। और देखिएगा मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में ये भी बताया था कि सूर्य ग्रहण वाले दिन ही जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तभी हमको, आपने देखा होगा कि जब सूरज होता है और जब चंद्रमा आ जाता है पूरा छुपा हुआ होता है, तो धीरे धीरे जब चंद्रमा हटने लगता है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ऐसी आकृति बन जाती है जैसे हीरे की अंगूठी चमक रही हो, है ना। तो ये कब संभव होता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और दूसरी बात यह है, जो हमें वो परत दिखाई देती है उस समय, ये वाली परत जो दिखाई देती है, यही आपकी क्या कहलाती है? यही आपकी कोरोना कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी सोलर सिस्टम वाली वीडियोस में सब पढ़ाया था। चलिए आगे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो देखिएगा आपका जो 10 डिग्री चैनल होता है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप को आपका 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका अलग करता है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह, इसे हम लघु अंडमान द्वीप समूह जो है आपका, ठीक है, लघु अंडमान या आप कह सकते हैं लिटिल अंडमान। ठीक है, और आपका ये देखिए, मान लीजिए ये है आपका लिटिल अंडमान
और इसको जो है निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम नीचे देखिए निकोबार द्वीप समूह, इसे हम क्या कहते हैं, कार निकोबार, क्या कहते हैं, कार निकोबार और लिटिल अंडमान। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से जो रेखा जा रही है इसे ही हम क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो आप देखिएगा भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, बहुत आसान है इसका उत्तर। तो ये हमें प्राप्त हुई है किससे, आयरलैंड के संविधान से। देखिए भारतीय जो आपका संविधान है इसमें जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली थी, इसकी प्रेरणा जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो भी जिन्होंने भी हमारे संविधान का निर्माण किया था, तो उन्होंने जो है वर्ष 1937 में, कब, वर्ष 1937 के आयरलैंड का जो संविधान था उससे प्राप्त किया था। और देखिएगा आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर क्या, फेबियनवाद, समाजवाद, उत्तर लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा ये बताइएगा हमने अमेरिका से क्या लिया है, और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, और हमने देखिएगा फ्रांस से क्या लिया है। तो देखिए हमने अमेरिका से क्या लिया है, हमने अमेरिका से लिए हैं अधिकार, क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार, और हमने साथ में प्रस्तावना भी अमेरिका से ली है। और देखिए जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और देखिए हमने फ्रांस से क्या लिया है, तो हमने फ्रेटर्निटी जो वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। और एक भारत के संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, भारत में संविधान की मूल संरचना जो बुनियादी ढांचा का जो सिद्धांत है उसका स्रोत क्या है। तो देखिएगा उसका स्रोत है न्यायिक व्याख्या। क्या है, न्यायिक व्याख्या। देखिए केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने, किसने, न्यायमूर्ति सीकरी ने, देखिए ये देखिए मैं लिख देती हूँ, न्यायमूर्ति सीकरी ने, ये आपके चीफ जस्टिस थे, इन्होंने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसका अनुमोदन किसने किया था, इसका अनुमोदन किया था मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया। ठीक है, इसका जो अनुमोदन है वो किसने, मिनर्वा मिल्स के जो वाद था उसमें भी किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपका दिया गया है भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कौन बढ़िया स्थिति में है, उच्च न्यायालय की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपकी ज़्यादा बेटर स्थिति में है। किस लिए कि जो आपके भारतीय नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने के मामले में। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि उच्च न्यायालय से आपका जो उच्च स्तर पे होता है वो कौन होता है, आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय। देखिए हम सभी जानते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना, संविधान का अनुच्छेद 32, ठीक है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। देखिए, और साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार आप देखिएगा आपका जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट देखिए इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आपका ए और बी दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों ही आपके सही हो जाते हैं। तो देखिएगा इसमें जो आपका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण है।
आगे देखिएगा ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। तो देखिएगा ईमेल अटैचमेंट आपका दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट है, दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट है जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं जब हम एक ईमेल भेजते हैं तो उसके नीचे हम अटैचमेंट साथ में इस तरीके से एक पिन जैसा साइन बन रहा होता है। यदि आपने नोटिस किया ही होगा ऑब्वियसली सबने, तो ये पिन की तरह से एक साइन बन रहा होता है। तो इसमें हम जो चाहें वो हम अटैच कर सकते हैं, चाहे हम कोई भी उसे वीडियो फॉर्म में हो, फोटो फॉर्म में हो, कोई टेक्स्ट फॉर्म में हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम इसमें अटैच कर करके अपने ईमेल अटैचमेंट, इसको ही बोलते हैं, के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अगला देखिएगा गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो देखिएगा गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति औसत आय, क्या ये इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही, ये इस्तेमाल आपका किया जाता है। दूसरा देखिएगा भोजन में कैलोरी, बिल्कुल सही, ये भी आपका यूज़ किया जाता है। जबकि आपका HCR, कौन सा? HCR, क्या हम इसको भी यूज़ करते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम इसको भी यूज़ करते हैं HCR को। और आपका जो साक्षरता है ये गरीबी रेखा निकालने के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका गरीबी रेखा निकालने का कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता, ये आपका सही हो जाएगा। पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे कि आपकी प्रति व्यक्ति औसत आय है ना, यानी हर व्यक्ति प्रतिदिन कितनी आय कमा रहा है। ठीक है, ये आपकी वर्ल्ड बैंक द्वारा इस क्राइटेरिया को दिया गया था, ये डॉलर्स में मापा जाता है, तो ये भी आपका एक क्राइटेरिया है। और भोजन में कैलोरीज आपको पता ही होगा, ये जो आपकी भोजन में कैलोरीज की मात्रा है ये ग्रामीण क्षेत्र पे कितनी होनी चाहिए, 2400 कैलोरीज, और ये आपकी शहरी क्षेत्र में है ना, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरीज का मापन है। और HCR क्या है आपका? देखिए ये आपका हेड काउंट रेशियो है। HCR मीन्स योर, देखिए हेड काउंट रेशियो, मैं लिख देती हूँ इसको, हेड काउंट रेशियो। देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम पावर्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि जितने भी हमारी कहना चाहिए लोग हैं, एक जो हमारा प्रपोर्शन है, जो कि पॉपुलेशन है जो कि रह रही है, एक हमने जो भी अपनी पावर्टी लाइन को डिफाइन कर रखा है उसके नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो। जैसे मान लीजिए ये हमारी रेखा है, हम ये मानते हैं इसके नीचे जितने भी लोग आएंगे, है ना, इनके हेड काउंट कर लिए जाए, मतलब इनके नीचे जितने भी लोग आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? पावर्टी कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे, है ना। और इसके ऊपर जितने लोग आएंगे वो आपके पुअर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो यही आपका हेड काउंट रेशियो है। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका नंबर ऑफ पीपल बिलो द पावर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मीन्स देखिए मैं लिख देती हूँ फिर से, नंबर ऑफ पीपल below the poverty line PL upon total पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, यानी कि वो संख्या जो कि पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे लोगों की संख्या वो आपका हो गया, और TP मतलब टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी कुल जनसंख्या है, और गुणा 100, ये आपका क्या होता है? HCR का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पूछा है ना, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि साक्षरता गरीबी रेखा निकालने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। आगे देखिएगा शोध में विश्वसनीयता। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया कि वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है क्या। तो देखिए ये आपके प्रदान करती है आवृत्ति, परखता और परिशुद्धता। यानी शोध में विश्वसनीयता परीक्षण से क्या मतलब होता है? देखिए इसका तात्पर्य होता है कि मापन की चर त्रुटियों से है। शोध में विश्वसनीयता परीक्षण से हमारा मतलब होता है कि मापन की चर त्रुटियों से हमारा मतलब होता है। विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है, देखिए विश्वसनीयता रिलायबल है ना, रिलायबिलिटी, रिलायबल परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सकता है ना। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध उससे मिलने वाले जो आपके मार्क्स होते हैं या प्राप्तांक होते हैं उनमें स्थायित्व से है। यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों में स्थायित्व है ना, स्टेबिलिटी है, तो परीक्षण आपका कैसा हो गया? विश्वसनीय हो गया। और यदि स्थायित्व नहीं है, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ मार्क्स आ रहे हैं, कभी रिजल्ट कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो फिर ये रिजल्ट आपका रिलायबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपकी
क्या है, ये आपकी वह गुणवत्ता है जो कि प्रदान करती है आवृत्ति परकता और परिशुद्धता, यानी एक्यूरेसी और आपकी आवृत्ति परकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक के कार्यों का वास्तुनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। ठीक है, शिक्षक के जो कार्य होते हैं उनका वास्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे होता है, तो देखिए उनका जो वास्तविक मूल्यांकन होता है, मेरा मतलब है उनका जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है वह उनका कैसे होता है, तो यह होता है FIACS के द्वारा। कैसे, FIACS के द्वारा। देखिए मैंने आपको ये बताया भी था अपनी वीडियो में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैंडर्स, ठीक है, इंटरैक्शन एनालिसिस, कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये क्या होता है, ये आपका FIACS ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव हो पाता है। ठीक है, यह तकनीक किसने दी थी, मैंने आपको बताया था। ये तकनीक दी थी किसने, बताइए, अगर आपको ध्यान है तो वीडियोस में मैंने सब बताया है। ये दी है डॉक्टर नेड फ्लैंडर ने। किसने, डॉक्टर नेड फ्लैंडर के द्वारा ये तकनीक दी गई थी। और यह प्रणाली शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार का ही मापन करती है। ये प्रणाली किसका मापन करती है, केवल मौखिक व्यवहार का मापन करती है। नेक्स्ट देखिएगा, ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU आपका परिचालन जो है क्या संपन्न करता है, तो देखिए ये आपका संपन्न करता है, देखिए इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परिचालन संपन्न करता है, यानी कि ये गणना करने का काम करता है, तर्क करने का काम करता है, मैथमेटिकल वर्क करता है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस, इस पे ही मेरी वीडियो आपके पास कल परसों में आ जाएगी इन सब मटेरियल से रिलेटेड। देखिए निम्नलिखित में से जो आपका इनपुट डिवाइस है, मैंने बताया है अपनी वीडियोस में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस देखिए, मॉनिटर क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क क्या है आपका, ये आपका क्या है बताइए, ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि जो आपका जॉय स्टिक जो है वो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आपका इनपुट डिवाइस है वो है आपका जॉयस्टिक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो ईमेल पते के जो 2 भाग होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिएगा ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाता है, देखिए इसमें ईमेल पते में एक तो आपका यूज़र होता है, यानी कि प्रयोगकर्ता होता है, और आपका दूसरा कौन होता है, तो वो आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ईमेल पते में पहला यूज़र नेम यानी कि प्रयोगकर्ता का नाम व दूसरा क्या होता है, डोमेन का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये बनाया है 52वां स्थापना दिवस मनाया है किसने, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्लाउडिया शिनबाम ये किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये बनी है मैक्सिको की। कहाँ की, मैक्सिको की। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। किसका, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष तो ये बनाया गया है अभ्युदय जिंदल को। किसको, अभ्युदय जिंदल को। नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। क्या है, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। देखिए मूल्यांकन से अभिप्राय किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना,
प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है, जिसमें मूल्यांकन के आधार पर क्या करना संभव हो, सुधार करना संभव हो, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें क्या संभव हो, सुधार करना संभव हो, एक ऐसा मूल्यांकन। ठीक है, अब देखिए इसके उद्देश्य क्या थे, ये भी मैंने आपको सब बताए थे। ध्यान है कुछ आपको, देखिए कुछ ध्यान कीजिए। छात्रों और अध्यापकों को फीडबैक प्रदान करना। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या प्रदान करता है, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक फीडबैक प्रदान करता है। विद्यार्थियों के अधिगम यानी लर्निंग को बढ़ाना। छात्र द्वारा अर्जित संप्राप्ति का आकलन करके उसमें आवश्यक सुधार करना, है ना। या निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, पूर्व क्रियाशील होता है तथा उसका उद्देश्य शैक्षिक निर्णय लेने वालों की सहायता करना होता है। ठीक है, और देखिए ये आपका अल्पकालीन निर्णयों को लेने में अत्यधिक संभावनाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन है, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से सब समझा रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच, प्रदत्त संकलन के दौरान, है ना, डेटा कलेक्शन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच, डेटा कलेक्शन के दौरान जो है, जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की जो अभिवृत्तियाँ होती हैं, जो एटीट्यूड्स होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये भी मैं आपकी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिगमन प्रभाव। क्या कहते हैं, प्रतिगमन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, ये दो तरीके से या दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं प्रतिगमन प्रभाव को। तो एक कौन सा था आपका, था बहुमुखी, है ना, प्रतिगमन, और दूसरा था आपका चक्रीय प्रतिगमन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, शोध अभिकल्प जो है आपकी, वह अवधारणात्मक रूपरेखा है जिसमें शोध आयोजित किया जाता है। देखिए, एक अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है, शोध अभिकल्प कहलाती है। शोध कार्य में कार्य करने की योजना या शोध प्रक्रिया की रूपरेखा होती है। और देखिएगा, शोध अभिकल्प तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित दशाओं को इस तरह आयोजित करता है कि कार्य अवधि में बचत करते हुए शोध के प्रयोजन के साथ संगतिपूर्ण हो सके। ठीक है, ये आपका है शोध अभिकल्प, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, और देखिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, यदि आपको जो नई वाली टोह सीरीज़ है, ठीक है, उससे यदि आपको वीडियोस देखनी है तो आप 1 से 15 तक की वीडियोस देखिए, वीडियो नंबर 1 से 15। और जो ये आपकी 1 साल पुरानी टो सीरीज़ है, इसकी जो वीडियोस है ये आपकी 16 से लेकर के आगे चलेंगी। ठीक है, देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, बस डिफरेंस इतना है, दोनों ही जो आपकी सीरीज़ हैं ये बनी आपकी यही वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए थी। बस फ़र्क इतना है कि जो ये वाली टो सीरीज़ है 16 नंबर के बाद की, इसमें जो आपका डेटा था, यानी डेटा मतलब जो करंट के क्वेश्चन हैं वो पिछले साल के हिसाब से थे, तो मैंने उनको अपनी इन सभी वीडियोज़ में अपनी तरफ से चेंज कर दिया है। यानी कि मैंने करंट के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस स्पीडी पब्लिकेशंस वाली जो आपकी बुक है उसमें से मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।